1906 में जापान के इंतहाई गरीब इलाके टेनरिया शिजुका में रहने वाले गिया होंडा और मीका होंडा के घर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया सुचिरो होंडा। सुचिरो अपने पेरेंट्स की पहली औलाद थी। सुचिरो के फादर एक लोहार थे और उसके साथ टाउन में ख़राब हो जाने वाली साइकिल्स की मरम्मत भी करते थे। वो इतने गरीब थे कि गुर्बत की वजह से उसके 5 भाई बहन की जान चली गई। 8 साल की एज में उसने पहली बार गाड़ी देखी और वो गाड़ी थी फोर्ड मॉडल टी। सुचिरो के कहने के मुताबिक उस गाड़ी ने सुचिरो को इतना मुतासिर किया कि वो गाड़ी के पीछे भागने लग गया। सुचिरो के मुताबिक उस गाड़ी ने मेरे दिमाग को इतना मुतासिर किया कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं उस गाड़ी के पीछे भाग क्यों रहा हूँ। उसके बाद सुचिरो को इंजन मॉडल के साथ बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो गई। सुचिरो को स्टडी में दिलचस्पी नहीं थी और वो ज़्यादातर वक्त अपने फादर के साथ लोगों की साइकिल को रिपेयर करने में लगाते थे। 1922 में सुचिरो ने जॉब की तलाश में जापान के कैपिटल टोक्यो में शिफ्ट हो गए और वहाँ पर उन्हें पहली जॉब मिली आर्ट शोकाई नाम की एक वर्कशॉप में। उस वर्कशॉप में जो सुचिरो को जॉब मिली वो थी उस वर्कशॉप के मालिक के बच्चे को संभालना, यानी कि बेबी सिटिंग करना। उस जॉब से सुचिरो को ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे और वो वापस अपने घर भी नहीं जा सकता था। फिर एक दिन गाड़ियों के काम की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वर्कशॉप के मालिक योजो सकाकीबरा को अब ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी। योजो ने सुचिरो को बेबी सिटिंग से उठाया और गाड़ियों के मैकेनिक्स के हवाले कर दिया। वहाँ से सुचिरो ने गाड़ियों की रिपेयरिंग का काम सीखना स्टार्ट कर दिया। गाड़ियों के काम में उसे दिलचस्पी बहुत थी, जिसकी वजह से उसने काफ़ी मेहनत की और कुछ ही वक्त के अंदर वो वर्कशॉप के सबसे बेहतरीन मैकेनिक माने जाने लगे। सुचिरो कंपनी का सबसे ट्रस्टेड एम्प्लॉय बन गया, जिसकी वजह से योजो सुचिरो को अपने साथ काम करवाने लगा और योजो ने ना सिर्फ उसे गाड़ियों की मैकेनिकल एक्सपर्टीज सिखाई बल्कि उसे बिजनेस करने का भी सिखाया। उन दिनों मोटर स्पोर्ट्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया था। इस वजह से 1923 में सुचिरो की अपनी वर्कशॉप जहां पर वो काम करता था उस वर्कशॉप ने भी रेसिंग कार्स बनाना स्टार्ट कर दी। सुचिरो ने बाकी मैकेनिक्स के साथ मिलकर अपनी वर्कशॉप में स्पोर्ट्स कार तैयार की। उस रेसिंग कार का नाम था द कर्टिस। उस कार ने 1924 में जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और ये चैंपियनशिप जीत ली। 1928 में आर्ट शोकाई की एक नई ब्रांच की शुरुआत हामामात्सु में की गई, जिसका इंचार्ज सुचिरो को बनाया गया। स्टार्टिंग में वो वर्कशॉप बिल्कुल नहीं चली क्योंकि लोग अपनी मोटर कार्स कम उम्र बच्चे के बजाय एक्सपीरियंस लोगों से बनवाने को तरजीह दे रहे थे। उसके बावजूद सुचिरो ने हार नहीं मानी और वो अपना काम करता रहा और जो भी छोटे मोटे काम मिलते रहे करता रहा। उसका सिला सुचिरो को ये मिला कि 2 साल के अंदर अंदर उसकी वर्कशॉप में काफ़ी काम आने लगा। ये वर्कशॉप जब स्टार्ट हुई तो उसमें काम करने वालों की तादाद थी सिर्फ एक, सुचिरो, और 2 साल के अंदर उस वर्कशॉप में 30 लोग काम कर रहे थे। वर्कशॉप पर काम इतना बढ़ गया कि वहाँ के लोगों को दिन रात काम करना पड़ता था। सुचिरो को वर्कशॉप के बिजनेस को संभालने के लिए अपनी वाइफ को उस बिजनेस में इन्वॉल्व करना पड़ा। हामामात्सु में ही सुचिरो ने एक रेसिंग कार बनाई जिसने स्पीड रिकॉर्ड बनाया जापान में कि वो कार 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागी। उस कार को किसी और ने नहीं बल्कि खुद सुचिरो ने रेस में चलाया। उस कार का ये स्पीड रिकॉर्ड जापान में 20 साल तक कायम रहा। 1936 में स्पोर्ट्स कार को चलाते हुए टोक्यो के अंदर सुचिरो का एक एक्सीडेंट हो गया, जिससे वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए, जिसकी वजह से उन्हें 2 से 3 महीने तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद 4 महीनों के अंदर सुचिरो फिर से स्पोर्ट ट्रैक में रेसिंग करने लग गए। रेसिंग की वजह से सुचिरो के फादर और उनकी वाइफ बहुत नाराज़ हुए और उन्हें रेसिंग छोड़नी पड़ गई। 1936 में सुचिरो गाड़ियों की रेसिंग के बजाय खुद से गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बनाना चाहता था। सुचिरो ने आर्ट शोकाई हामामात्सु ब्रांच के शेयर होल्डर्स को एक प्रपोजल दिया। उस प्रपोजल में ये था कि उस कंपनी को एक अलग नाम से रजिस्टर करवाया जाए और कंपनी के अंडर गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स को बनाया जाए। कंपनी के शेयर होल्डर्स ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जब रिपेयरिंग की वजह से अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो क्या ज़रूरत है उसकी जगह और काम करने की। उन लोगों ने जब सुचिरो होंडा का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो होंडा ने एक नई कंपनी बनाई और उस कंपनी का नाम रखा टोकाई सेकी हेवी इंडस्ट्री। सुचिरो ने उस कंपनी के अंडर पिस्टन रिंग्स बनाने स्टार्ट किए। सुचिरो ने अपने करीबी साथी सीचियारो काटो को इस कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया। होंडा और काटो ने इस नई कंपनी को बिल्ड करने के लिए बहुत मेहनत की। होंडा दिन के टाइम आर्ट शोकाई हामामात्सु ब्रांच के अंदर काम करता था और रात में अपनी कंपनी में पिस्टन रिंग्स बनाता था। अपने नए प्रोजेक्ट में सुचिरो को इनिशियली कोई कामयाबी नहीं मिली, बल्कि दिन रात काम करने की वजह से सुचिरो का काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस हो गया। काफ़ी फेलियर का सामना करने के बाद होंडा ने हामामात्सु इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट में बतौर पार्ट टाइम स्टूडेंट एडमिशन ले लिया। अब वो मेटलर्जी सब्जेक्ट को डीपली स्टडी करना चाहता था ताकि उन्हें जिन फेलियर का सामना करना पड़ रहा था वो उन्हें ओवरकम कर सके। 1939 में होंडा को कामयाबी मिली और फुली फंक्शनल वर्किंग पिस्टन बनाने में कामयाब हो गया।
उसके बाद होंडा ने आर्ट शोकाई से रिज़ाइन कर दिया और फुल टाइम अपनी कंपनी को देने लगा। एक दिन टोयोटा कंपनी ने होंडा को अप्रोच किया और टोयोटा की डिमांड पर होंडा ने 50 पिस्टन रिंग्स बना कर दिए। प्रॉब्लम यह हुई कि टोयोटा के स्टैंडर्ड के मुताबिक 50 में से सिर्फ 3 पिस्टन ही एक्सेप्ट हुए। यह फेलियर होंडा के लिए बहुत बड़ा धचका था, लेकिन होंडा ने हार नहीं मानी और उसके बाद उसने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी की और वर्कशॉप में जाकर काम सीखता रहा ताकि वो इस सारे नॉलेज से एक ऐसा पिस्टन रिंग बनाए जिसमें कोई फॉल्ट ना हो। अपनी सारी नॉलेज और रिसर्च के बाद होंडा ने एक और पिस्टन बनाया और वो इतना कामयाब हुआ कि उसके पिस्टन की डिमांड पूरे जापान से आने लगी और ये डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि होंडा को अपनी कंपनी में 2000 लोगों को भर्ती करना पड़ा। होंडा की कामयाबी स्टार्ट ही हुई थी कि जापान पैसिफिक वॉर में कूद पड़ा। इस जंग से होंडा को ये नुकसान हुआ कि उसकी कंपनी सीधा मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिशंस के अंडर चली गई। होंडा कंपनी की इक्विटी 45% टोयोटा मोटर्स ने खरीद ली। साथ ही होंडा को अपनी ही कंपनी में प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाकर सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया और होंडा के कई मुलाजमीन ने अपनी नौकरी से रिज़ाइन कर दिया क्योंकि उन्हें जंग में हिस्सा लेना था। 1944 में जापान शिकस्त के करीब था। जापानीज नेशन ये जंग हार चुकी थी और ये सबको मालूम था। हमामात्सु के ऊपर बमबारी जारी थी और उसका निशाना होंडा कंपनी भी हुई। उसके बाद जापान में नानकाई अर्थक्वेक आया जिसमें होंडा का जो कुछ बचा था उस अर्थक्वेक में ख़त्म हो गया। 1945 में जापान ने जंग में सरेंडर कर दिया। उस वक्त तक होंडा कंपनी बर्बाद हो चुकी थी। जंग खत्म हुई तो होंडा के पास जो कुछ बचा था टोयोटा को सेल कर दिया। उस डील में जो होंडा को प्राइस मिली थी वो थी 4,50,000 येन। उन्हीं दिनों होंडा के हाथ लगा एक जनरेटर इंजन। ये इंजन जंग के दौरान वायरलेस को पावर अप करने के लिए यूज होता था। उस इंजन का डिज़ाइन होंडा को बहुत पसंद आया। उस इंजन को समझने के बाद होंडा के जहन में एक आइडिया आया। वो आइडिया ये था कि क्यों ना इंजन को एक साइकिल के साथ अटैच किया जाए कि ये कैसे काम करता है। 1946 में होंडा ने इस आइडिया पर काम करना स्टार्ट कर दिया। अपने वेयर हाउस में बैठकर सिर्फ मोटर बाइक के एक नए डिज़ाइन के बारे में सोचने लगा। इस आइडिया में होंडा के साथ 12 और लोग शामिल थे। दिन रात मेहनत करने के बाद उन्होंने एक ऐसी साइकिल का डिज़ाइन तैयार किया जिसके ऊपर एक छोटा सा इंजन था और साइकिल के स्पेयर पार्ट्स होंडा ने खुद डिज़ाइन किए थे। इस साइकिल की प्राइस कम थी जिसकी वजह से ये साइकिल बहुत तेज़ी से सेल होने लगी। होंडा उन साइकिल्स पर सेकंड हैंड इंजन लगाता था और ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए सेकंड हैंड इंजन की कमी हो गई, तो 1947 में होंडा ने टाइप ए इंजन बना लिया। उस वक्त के बाद होंडा की किसी भी मशीन के ऊपर होंडा कंपनी का मोनोग्राम पहली मर्तबा छपा। 1948 में होंडा ने होंडा मोटर कंपनी की बुनियाद रखी। इनिशियली ये कंपनी सस्ते मोटर बाइक्स बनाया करती थी ताकि जापानीज वर्कर को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आसानी हो जाए। अब सुचिरो होंडा को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी कि वो अपनी कंपनी को और एक्सपेंड कर सके। पैसों की इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए होंडा ने पूरे जापान के 18,000 बाईसाइकिल शॉप ओनर्स को ओपन लेटर लिखा। उन 18,000 में से 3,000 शॉप ओनर्स ने होंडा को पॉजिटिव रिस्पांस दिया। उन 3,000 शॉप ओनर्स ने होंडा को पैसे दिए और उन पैसों की मदद से होंडा ने अपनी प्रोडक्शन को एक्सपेंड कर दिया। अगले ही साल होंडा ने मोटर बाइक बनाकर मार्केट में भेज दी और उस मोटर बाइक का नाम था मॉडल डी। मॉडल डी मोटर बाइक को ज़्यादा लोगों ने नहीं खरीदा। इसकी वजह यह थी कि एक तो ये मोटर बाइक ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा हैवी थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होंडा ने मोटर बाइक के एक और डिज़ाइन पर काम करने लग गया और नया डिज़ाइन बनाने में होंडा को 3 साल लगे। इस नए मोटर बाइक का नाम रखा गया द सुपर कब। ये मोटर बाइक पूरे जापान में हिट हुआ और उसके बाद जापान से निकलकर यूएस में भी एक्सपोर्ट किया जाने लगा। इस मोटर बाइक की अमेरिका में स्टार्टिंग प्राइस थी सिर्फ $295। इसके अलावा होंडा ने अपनी मोटर बाइक को रेसिंग ट्रैक्स पर भी उतारा और वहाँ भी उसकी जीत हुई, जिसकी वजह से होंडा का नाम पूरी दुनिया में हो गया। 1960 में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटर बाइक्स बनाने वाली कंपनी बन गई। मोटर बाइक्स के बाद अब होंडा फिर से कार्स के बारे में सोचने लग गया। कार बनाने का ख्वाब तो वो 8 साल की उम्र से ही देख रहा था। होंडा को काफ़ी लोगों ने मशवरा दिया कि जापान में निसान, टोयोटा और दूसरी कई कंपनीज हैं जो कि गाड़ियाँ बना भी रही हैं और उनकी गाड़ियाँ जापान में चल भी रही हैं। जापान को कार के एक नए ब्रांड की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन होंडा ने किसी की बात ना सुनी और 1963 में फाइनली होंडा कंपनी ने अपनी पहली गाड़ी मार्केट में लॉन्च की और ये थी T360 मिनी ट्रक। ये ट्रक जापान के अंदर कुछ ज़्यादा हिट नहीं हुई। उसके बाद होंडा ने 2 डोर स्पोर्ट्स कार बनाई, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा हिट नहीं हुई। 1972 में होंडा ने लॉन्च की होंडा सिविक।
ये गाड़ी जापान क्या पूरी दुनिया में इंस्टेंट हिट साबित हुई। ये गाड़ी अपने CVCC मॉड्यूल की वजह से पेट्रोल कम खाती थी, इसकी माइलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और 70s में पूरी दुनिया खास तौर पर यूरोप और अमेरिका फ्यूल शॉर्टेज का बुरे तरीके से शिकार थे, इसलिए ये गाड़ी बहुत हिट हुई। होंडा ने अपनी गाड़ी होंडा सिविक में दिया कैटालिटिक कन्वर्टर, जिसकी वजह से पोल्यूशन को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई। होंडा सिविक के बाद होंडा ने लॉन्च किया होंडा एकॉर्ड। होंडा एकॉर्ड चलने में, फ्यूल कंजप्शन में और बाकी तमाम मैकेनिक्स में होंडा सिविक के जैसी ही थी। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि होंडा एकॉर्ड होंडा सिविक की तरह हैचबैक नहीं थी। यह सिडान कार थी, बड़ी कार थी, इसकी स्पेस ज़्यादा थी, तो ये गाड़ी भी हिट साबित हुई। 1980 में होंडा कंपनी जापान में गाड़ियां बनाने वाली तीसरी सबसे बड़ी कंपनी थी। 10 साल के बाद होंडा पूरी दुनिया में सबसे बड़ी गाड़ियां बनाने वाली तीसरी कंपनी बन गई। सोचिरो होंडा ने 1973 में होंडा कंपनी से रिटायरमेंट ले ली और 5 अगस्त 1991 में उनकी डेथ हो गई। आज होंडा की कंपनी जहाज़ भी बनाती है, मोटर बोट्स के इंजन भी बनाती है, यहाँ तक के रोबोट्स भी बनाती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।